Biotechnology. In today's lecture, we will discuss about different type of cloning vectors that are used to clone foreign DNA. Cloning vector means DNA जो foreign जीन को होस्ट सेल में लेकर जाएगा. अगर हम बात करें rDNA टेक्नोलॉजी की, rDNA टेक्नोलॉजी में मेन पर्पज़ क्या है कि जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद वो जीन एक्सप्रेस करे और जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं वो हमें मिले. जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, फॉरेन जीन है, उसे हम अकेला इंडिपेंडेंटली होस्ट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज दैट जीन इज नॉट हैविंग ओराई. उस जीन के पास ओराई नहीं है. ओराई मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. वो अपने आप रेप्लिकेट नहीं हो सकता. इसके लिए हमें क्या चाहिए? क्लोनिंग वेक्टर. क्लोनिंग वेक्टर मीन्स वो डीएनए जो फॉरेन जीन को कहाँ पर लेकर आएगा? होस्ट सेल में. हर क्लोनिंग वेक्टर में दो बेसिक बातें होंगी, तीन होंगी, सॉरी. एक तो उसमें खुद का ओराई होगा. हर क्लोनिंग वेक्टर में ओराई होगा जिससे वो होस्ट सेल में रेप्लिकेट कर सकता है और डॉटर प्रोजेनी में ट्रांसफर होगा. दूसरा, उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम आगे पढ़ेंगे. इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो ये पता लगाने में हेल्प कर सके कि जो क्लोनिंग वेक्टर है वो सेल ने लिया या नहीं लिया. देखो, कहने को बहुत आसान है. हम कह रहे हैं कि हमने एक rDNA कंस्ट्रक्ट किया और होस्ट सेल में डाल दिया. अब जब हमने होस्ट सेल में डाला तो हमें ये चेक करना है कि वो डीएनए होस्ट सेल ने लिया या नहीं लिया. तो उसके लिए हमें चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर. आज की वीडियो में ही हम पढ़ेंगे कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या है. क्लोनिंग वेक्टर के पास पहले तो होना चाहिए ओराई. ओराई मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है. दूसरा होना चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर जो ये बता सके कि उसने डीएनए पिक किया है या नहीं किया. तीसरा, हर क्लोनिंग वेक्टर में क्लोनिंग साइट होनी चाहिए. क्लोनिंग साइट मीन्स वो जगह जहाँ पर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करें. अब आपको सुनकर लग रहा होगा कि बहुत सारी जगह कहीं पर भी डाल सकते. नो, हम उस जीन को एक स्पेसिफिक साइट में इंसर्ट करेंगे. और ये साइट की खास बात क्या है कि ये भी हमें बताने में हेल्प करेगा कि उस क्लोनिंग वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है. क्लोनिंग वेक्टर मीन्स वो डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ लेकर जाएगा? होस्ट में. फिलहाल के लिए आपको इतना याद हो जाना चाहिए. व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर? डीएनए विच इज यूज्ड टू कैरी जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट. कई तरह के हैं क्लोनिंग वेक्टर. वन बाय वन हम पढ़ेंगे. बैक्टीरियोफाज, वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उनको हम कहेंगे बैक्टीरियोफाज. प्लाज्मिड, फाजमिड वर्ड देखो आया है. फाज फॉर वायरस, मिड फॉर प्लाज्मिड. तो वायरस और प्लाज्मिड के डीएनए का मिक्सचर है. कॉस्मिड भी वायरस और प्लाज्मिड का डीएनए फ्यूज करके बनाया गया है. YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. इन दोनों प्लाज्मिड की क्या खास बात है कि इन दोनों क्लोनिंग वेक्टर की क्या खास बात है कि ये बहुत बड़े साइज के फॉरेन डीएनए को क्लोन कर सकते हैं. हर जो जितने भी तरह के क्लोनिंग वेक्टर्स हैं इनके डिफरेंट फीचर्स हैं ताकि अलग अलग तरह की होस्ट सेल में एज ए क्लोनिंग वेक्टर इनको यूज किया जा सके. शटल वेक्टर, ये ऐसे वेक्टर हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में हम इनको यूज कर सकते हैं बिकॉज इनके पास दोनों के लिए ओराई है. ये हम आगे की उसमें स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और टिपिकल टॉपिक है. इसके बाद आपको लगेगा कि यस, वेरी इजी इट इज़. क्लोनिंग वेक्टर मीन्स वो डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ लेकर जाएगा? होस्ट सेल में. दैट इज क्लोनिंग वेक्टर. कुछ केस में ये आरएनए भी हो सकता है. जैसे रिट्रोवायरस के केस में जो क्लोनिंग वेक्टर होगा वो क्या होगा? आरएनए. बिकॉज रिट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए. बैक्टीरियोफाज, वायरस विच अटैक बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफाज.
रिट्रोवायरस आर एक्चुअली एनिमल वायरसेस, वायरस जो एनिमल पे अटैक करते हैं। तो अगर हमें बैक्टीरिया के अंदर क्लोनिंग वेक्टर चाहिए तो हम क्या यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियोफाज। प्लाज्मिड भी यूज करते हैं बैक्टीरिया के अंदर मेनली, लेकिन बैक्टीरियोफाज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एनिमल में हम क्या यूज करेंगे, रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बैक्टीरियोफाज अब अभी पढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज बैक्टीरियोफाज, वायरस विच अटैक बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज एक बहुत गुड क्लोनिंग वेक्टर है, बिकॉज एक तो सेल के अंदर जो बैक्टीरियोफाज का जो नंबर होगा दैट इज वेरी हाई। कॉपी नंबर हाई होने से क्या होगा कि जीन का एम्प्लीफिकेशन हाई रेट से होगा। क्या मतलब है इस बात का, ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए है और इस डीएनए को, फाज के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए है। ये देखो ये वाला, ये हमने क्लोनिंग वेक्टर डिजाइन किया है जिसमें ये सेलेक्टेबल मार्कर है। यहाँ पर ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये सेलेक्टेबल मार्कर हैं। ये हेल्प करेंगे कि ये डीएनए होस्ट सेल ने पिक किया है या नहीं किया, अभी हम पढ़ेंगे। ये ओराई है इसके पास, तो कहने का मतलब ये फाज डीएनए है ये, जिसको हमने मॉडिफाई किया है, कि जिसमें हमने एक तो क्या ऐड किया है, सेलेक्टेबल मार्कर। हर क्लोनिंग वेक्टर में हमने कहा 3 चीजें होनी चाहिए, तो देखो यहाँ तीनों हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से डीएनए स्टार्ट, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, दिस इज ओराई। दूसरा होना चाहिए सेलेक्टेबल मार्कर, जो ये बताने में हेल्प करेगा कि ये डीएनए लिया सेल ने या नहीं लिया, दिस इज सेलेक्टेबल मार्कर। और ड्रग रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जनरली किसका काम करेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर का। और ये क्लोनिंग साइट है। क्लोनिंग साइट मीन्स वो जगह जहाँ पर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ इन्होंने क्या शो किया है, यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के। इन डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस को हम यूज कर सकते हैं। आप इको R1 से कट करेंगे, ट्रीट करेंगे तो यहाँ से कट होगा, और इको R5 से करेंगे तो यहाँ से, BAMH1 से यहाँ से, PBU सेकेंड से यहाँ से। सो दिस इज द एरिया जहाँ पर बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट है, जहाँ पर रिकॉग्निशन साइट हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो जब हम इस फाज डीएनए को किसी एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से कट करेंगे तो वो यहाँ से कट होगा और फॉरेन जीन यहीं पर ही इंसर्ट होगा। सो दिस इज क्लोनिंग साइट। सो बैक्टीरियोफाज कैन एक्ट एज गुड क्लोनिंग वेक्टर बिकॉज ऑफ वेरी हाई कॉपी नंबर। एक बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत सारे जो बैक्टीरियोफाज हैं वो डेवलप हो सकते हैं, तो कॉपी नंबर हाई होने की वजह से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका भी कॉपी नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो दिस इज लैम्डा फाज विच कैन एक्ट एज गुड क्लोनिंग वेक्टर इन बैक्टीरिया। कोस्मिड, 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोस्मिड, कोस वर्ड इज यूज्ड फॉर बैक्टीरियोफाज लैम्डा। लैम्डा क्या है, पीछे की स्लाइड में हमने पढ़ा, लैम्डा फाज इज ए वायरस विच अटैक बैक्टीरिया। इस लैम्डा फाज डीएनए में एक कोस साइट होती है विच कोड फॉर कोहोसिन स्टिकी एंड्स। ये स्टिकी एंड्स को क्रिएट करती है। अब स्टिकी एंड्स क्रिएट करने का बेनिफिट क्या है कि फॉरेन डीएनए के साथ जो ज्वाइनिंग होगी वो इजी होगी। सो कोस्मिड, सबसे पहले आपको वर्ड का मीनिंग याद होना चाहिए। कोस्मिड मीन्स इसमें कोस साइट है लैम्डा फाज की, साथ में है प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड प्लस कोस साइट ऑफ लैम्डा फाज डीएनए 25 से 45 केबी के डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्लोन कर सकता है। देखो अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड सिर्फ 10 केबी डीएनए को क्लोन कर सकते हैं। अगर फर्दर बड़े सेगमेंट को क्लोन करना है तो जो लैम्डा फाज है वो 25 केबी तक कर सकता है, लेकिन जो कोस्मिड वेक्टर्स हैं वो 45 किलो बेस तक का जो डीएनए है उसको क्लोन कर सकते हैं। और दूसरा ये देखिए, ये इसमें कोस साइट है, दिस कोस साइट फ्रॉम लैम्डा फाज
कोड फॉर कोहेसिव एंड स्टिकी एंड्स, जो आरडीएनए की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। एक और खास बात है इस प्लाज्म जो क्लोनिंग वेक्टर है उसकी, कि ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी का मतलब है कितनी एफिशिएंसी से ये होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ए सेल टू पिक फॉरेन डीएनए, तो कितना एफिशिएंटली कोई सेल फॉरेन डीएनए को पिक करेगी, तो कोस्मिड को पिक करने की एबिलिटी जो है सेल की वो ज़्यादा है। सो दे आर सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर एंड दे आर हैविंग डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड एज वेल एज लैम्डा फाज। Next cloning vector is yeast artificial chromosome. These cloning vectors were extensively used in human genome mapping. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है कि जिसमें हमने अपने पूरे डीएनए को सीक्वेंस किया, तो उसके अंदर जो क्लोनिंग वेक्टर्स थे वो थे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। रीज़न कि हमने इनको क्यों यूज़ किया, हमारा जो डीएनए है दैट इज़ वेरी लार्ज, हैविंग बिलियंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। सो यहाँ पर क्या है कि इन क्लोनिंग वेक्टर की खास बात क्या है कि आप देखो 1000 से 2500 किलो बेस के डीएनए को जो है क्लोन कर सकते हैं। कहने का मतलब जो फॉरेन डीएनए है वो किस साइज तक का हो सकता है, 1000 to 2500 केबी का हो सकता है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये किसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर का काम करेंगे, ईस्ट में। इनके लिए होस्ट सेल कौन रहेगी, ईस्ट। और इनमें प्रेजेंट क्या है, दे आर हैविंग टीलोमेरिक सीक्वेंस, सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस एंड एआरएस। एआरएस मीन्स ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, मीन्स ओराई जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, और एप्रोप्रिएट सेलेक्टेबल मार्कर। ये आपका अच्छे से लर्न होना चाहिए बिकॉज एचजीपी जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उस चैप्टर के अंदर गिवन है ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। दे वर यूज्ड टू क्लोन ह्यूमन डीएनए इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। खास बात क्या है, बड़े साइज के फॉरेन डीएनए को क्लोन कर सकते हैं। दिस इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसी तरह एक और जो वेक्टर है जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वाइडली यूज किया, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और इसमें होस्ट कौन रहेगा, बैक्टीरिया रहेंगे। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में होस्ट है ईस्ट, वो ईस्ट में यूज होते थे। बीएससी कहाँ पर यूज हुए, बैक्टीरिया में। और ये देखिए ये 300 केबी के डीएनए को क्लोन कर सकते हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आर नथिंग बट प्लाज्मिड, और इन प्लाज्मिड्स में ई कोलाई बैक्टीरिया का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है। दे वर स्पेसिफिक फॉर ई कोलाई। सो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम है, दूसरा इनमें जीन फॉर एफ फैक्टर भी है। एफ फैक्टर अगर हम कहें, जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ पिल्लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब जैसे ये कुछ पॉइंट्स मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ये प्रोसेसेस हैं जो हम आगे यूज करेंगे कि किस तरीके से इनको हम सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट बीएसीज है, मीन्स रिकॉम्बिनेंट बीएसी क्या होगा, जैसे ये देखिए ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। मान लीजिए कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है, यहाँ देखिए ये रहा BAMH1, यहाँ से हम कट करेंगे तो फॉरेन डीएनए यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस होने के बाद ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या कहलाएगा, RBAC, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और अब हम इनको कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, ई कोलाई में, बाय प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोपोरेशन। ये हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिफरेंट तरीके जिससे हम फॉरेन डीएनए को किस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, होस्ट सेल में। Shuttle vector is a vector which is having prokaryotic as well as eukaryotic ori, because in cloning vectors को हम दोनों तरह की सेल में यूज कर सकते हैं, prokaryotic as well as eukaryotic। आपके सामने जो एग्जांपल है that is of yeast episomal vector। So yeast episomal vector, this is shuttle vector for yeast। yeast is a fungi, eukaryotes है, साथ में इसके पास prokaryotic ori भी है। So this is shuttle vector, bacterial replication gene and yeast origin of replication। So this vector can be used in prokaryotes as well as eukaryotes। कोस्मिड की तरह एक और क्लोनिंग वेक्टर है फाजमिड। कोस्मिड में भी बैक्टीरियोफाज एंड
प्लाज्मिड का डीएनए है। इसी तरह फाजमिड में भी क्या है, बैक्टीरियोफाज एंड प्लाज्मिड का डीएनए है। इनके पास ओराए है, जैसे कि हर क्लोनिंग वेक्टर में होगा, सेलेक्टेबल मार्कर हैं। लेकिन एक और ख़ास बात है कि जब इन फाजमिड को हम बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करेंगे, सो ये जो डीएनए है इट इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग कैप्सिड प्रोटीन, और पैकेजिंग करके ये नए वायरस पार्टिकल भी प्रोड्यूस कर सकता है। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मिड PBr322, P stand for plasmid, B for Bolivar, R for Rodriguez. 322 is the series. PBr322 is artificially constructed plasmid. हमारी मर्जी का बनाया हुआ प्लाज्मिड है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हैं और खुद का ओराए है। सो PBr322 इज ए प्लाज्मिड विच वॉज कंस्ट्रक्टेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। बहुत इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम भी अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, लेबलिंग भी सारी अच्छे से आनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर आपको सारी याद ना हो तो क्या क्या याद होनी चाहिए, जस्ट हैव ए लुक। दिस इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, मीन्स ये वो डीएनए सीक्वेंस हैं विच कोड फॉर प्रोटीन, जिसकी वजह से जिस भी बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड होगा वो बैक्टीरिया एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट होगा। एम्पीसिलिन इज द नेम ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो हैं वो बैक्टीरिया को या दूसरे माइक्रोब्स को किल करती हैं। सो इस प्लाज्मिड में ये है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। जिस बैक्टीरिया में PBr322 है वो एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो कर सकता है, बिकॉज एम्पीसिलिन का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। किसकी वजह से? इस जीन की वजह से। सो PBr322 के पास नंबर 1 क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एक नहीं, दो के लिए है। दिस इज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। इसी तरह एक और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। PBr322 है जीन फॉर एम्पीसिलिन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ध्यान रखना है, ये जीन एंटीबायोटिक को कोड नहीं कर रहे हैं, ये जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन की वजह से, ध्यान रहे, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। प्लाज्मिड इज नथिंग बट डीएनए। जीन्स हैं ये एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, जो बैक्टीरिया को एम्पीसिलिन मीडियम में, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करने देंगे। कुछ नहीं होगा इनका, आराम से ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में रेस्ट्रिक्शन साइट हैं 2 एंजाइम के लिए। रेस्ट्रिक्शन साइट हम किसे कह रहे हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब ये रेस्ट्रिक्शन साइट है PVU1, P फॉर प्रोटियस, VU फॉर वल्गैरिस। सो PVU1 इज प्रोटियस वल्गैरिस, 1 इज द ऑर्डर, यानी कि प्रोटियस वल्गैरिस से जो हमें एंजाइम मिला है, प्रोटियस वल्गैरिस इज ए बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया से हमें एंजाइम मिला दैट इज PVU1। क्या याद रखना है? अगर हम इस प्लाज्मिड को PVU1 से ट्रीट करते हैं तो ये यहाँ से कट होगा और फॉरेन जीन का इंसर्शन यहाँ होगा। देखो, rDNA बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर प्लस फॉरेन डीएनए। हम क्लोनिंग वेक्टर और फॉरेन डीएनए को किससे ट्रीट करेंगे? PVU1 से। तो अगर हम PVU1 से ट्रीट करते हैं तो फॉरेन डीएनए यहाँ इंसर्ट होगा, इधर। कौन से? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चली जाएगी, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंसी। क्यों? अभी ये जीन कॉन्टिन्यूटी में है, फंक्शनल है, लेकिन अगर फॉरेन डीएनए यहाँ इंसर्ट करते हैं इट विल लूज रेजिस्टेंसी अगेंस्ट एम्पीसिलिन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे काम आएगा। इसी तरह एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में एक और रेस्ट्रिक्शन साइट है PST1,
प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी, बैक्टीरिया का नाम है प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी। थोड़ा थोड़ा आपको इनका याद होना चाहिए, जो क्योंकि आप सोचो 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज हैं, हमें कुछ का नाम याद करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट वो जो बुक में गिवन है। सो PST1 इज प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी, PVU1 इज प्रोटियस वल्गैरिस। सो एम्पीसिलिन के अंदर PVU1 और PST1 की कटिंग साइट है। इस पॉइंट को हम आगे की वीडियोस में यूज करेंगे, देखना कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आएगा। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में कटिंग साइट है BAMH1 के लिए, SAL1 के लिए। BAMH1 हम पहले भी बता चुके हैं, बेसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस, एंड SAL1 है स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस। SAL1 इज स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस। यानी कि अगर हम इस क्लोनिंग वेक्टर को BAMH1 से ट्रीट करते हैं तो फॉरेन DNA कौन से जीन में इंट्रोड्यूस होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में, और अल्टीमेटली इस प्लाज्मिड में सिर्फ एक ही एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंसी रह जाएगी। किसके लिए, एम्पीसिलिन के लिए। किसके लिए चली जाएगी, टेट्रा के लिए चली जाएगी। सो दीज आर वंडरफुल क्लोनिंग साइट। देखो पीछे हमने वर्ड बताया, एक क्लोनिंग वेक्टर में क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट मीन्स वो साइट जहां पर हम फॉरेन DNA को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब आप इसकी ब्यूटी देखिए, इस पूरे प्लाज्मिड में BAMH1 के लिए एक ही क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। अगर हम BAMH1 से ट्रीट करते हैं तो हमें मालूम है अगर फॉरेन DNA इंट्रोड्यूस होगा तो वो हमेशा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये क्लियर है? क्यों? क्योंकि PBR 322 में BAMH1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ अवेलेबल है, विद इन सीक्वेंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंसी। जो DNA टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कोड करेगा उस जीन के अंदर प्रेजेंट है BAMH1 की साइट। यानी कि अगर हम क्लोनिंग वेक्टर को किससे ट्रीट करते हैं, BAMH1 से, तो rDNA अगर बनेगा तो फॉरेन DNA यहाँ आएगा और किसके लिए रेजिस्टेंसी चली जाएगी, टेट्रासाइक्लिन के लिए। तो ये चारों नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। पहला हमने कहा PBR 322 में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जीन में 2 एंजाइम के लिए क्लोनिंग साइट है, और भी बहुत सारी। अगर आप इसका डीएल डायग्राम देखो तो इसमें 100+ से भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कटिंग साइट है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही लिखे और ये ही आपको लर्न करने हैं। सो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में क्लोनिंग साइट है BAMH1 के लिए, SAL1 के लिए, जबकि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में क्लोनिंग साइट है PVU1 के लिए, PST1 के लिए। इसके बाद ये ORI है, आई थिंक नाउ यू आर फेमिलियर। ORI मीन्स ये वो सीक्वेंस है विच कोड फॉर origin of which is the sequence where replication is started. So ORI means origin of replication। ये वो सीक्वेंस है जहाँ से DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी और प्लाज्मिड अपनी रेप्लिकेशन को कंप्लीट करेगा। ROP, दिस सीक्वेंस will code for प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए, जो एंजाइम का काम करेंगे, डिफरेंट फैक्टर्स का काम करेंगे, ये वो सीक्वेंस है जो उन प्रोटीन्स को कोड करेगी विच आर इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। इसके अलावा कुछ और एंजाइम की कटिंग साइट्स भी गिवन है, जैसे EcoR1 है, CLE1 है। CLE1 मीन्स कैरीफेनन लैटम, कैरीफेनम लैटम। हिंड 3 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस। सो एक जो है, अब यहाँ पर देखिए, अगर इस PBR 322 को हम PVU1 से ट्रीट करते हैं तो फॉरेन DNA कहाँ इंसर्ट होगा, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में, MP के लिए रेजिस्टेंसी चली जाएगी। अगर BAMH1 से ट्रीट करते हैं फॉरेन DNA इंसर्ट होगा विद इन DNA सीक्वेंस कोडिंग फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर EcoR1, CLE1 या हिंड 3 से ट्रीट करते हैं तो फॉरेन DNA इधर इंसर्ट होगा। उस केस में दोनों की दोनों जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रहेगी। सो यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम फॉरेन DNA को इंसर्ट करेंगे
वो दोनों में से किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में करेंगे। फिलहाल के लिए क्या कह रहे हैं हम कि एक क्लोनिंग वेक्टर में जो PBR322 है उसमें कितनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है? 2। फॉरेन डीएनए का इंसर्शन दोनों में से किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में करेंगे। क्यों? उसका सिग्निफिकेंस आज ही हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये पॉइंट अभी लर्न कर लेना है कि क्लोनिंग साइट कहाँ होनी चाहिए? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में, दोनों में से किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में होनी चाहिए। फिर देखते हैं PBR322 प्लाज्मिड कंस्ट्रक्टेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बाय बोलिवर एंड रॉड्रिग्यूज, स्पेशली डिजाइंड क्लोनिंग वेक्टर है इकोलाई के लिए। किसके लिए डिजाइन किया है PBR322? इकोलाई के लिए। तो होस्ट कौन होगा? इकोलाई। 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, 1 फॉर एम्पिसिलिन, 1 फॉर टेट्रासाइक्लिन। इसके बाद खुद का ओराई है। आरओपी, ये भी आपको याद रखना है। आरओपी, दिस इज द डीएनए सीक्वेंस विच कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। एक और रेस्ट्रिक्शन कटिंग साइट है यहाँ पर PVU सेकेंड, प्रोटियस वल्गैरिस सेकेंड, राइट। सो दिस इज ए artificially constructed cloning vector PBR322 specially for E. coli. In this slide we will try to understand meaning of transformant, non-transformant, recombinant and non-recombinant. 4 टर्म है। ट्रांसफॉर्मेंट मीन्स वो सेल जिसने फॉरेन डीएनए पिक किया है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। जिसने फॉरेन डीएनए पिक किया है दैट इज ट्रांसफॉर्मेंट। इन 3 सेल में से अगर आप देखो तो फर्स्ट वन इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जबकि ये दोनों क्या हैं? ट्रांसफॉर्मेंट। आई होप इट इज क्लियर। बैक्टीरियल सेल और होस्ट सेल जिसने फॉरेन डीएनए पिक किया है, जैसे फर्स्ट सेल के अंदर देखो इसमें कोई प्लाज्मिड नहीं है, इसने कोई डीएनए पिक नहीं किया है। सो दिस इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है? सेल विच हैज पिक फॉरेन डीएनए। कैसे पता लगाएंगे वो भी हम आगे पढ़ेंगे, उसी में हम उन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का यूज देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेंट मीन्स जिसने फॉरेन डीएनए पिक किया है। फर्स्ट सेल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, आगे वाली दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मीन्स नाम से याद रखना है जिसने आरडीएनए पिक किया है वो क्या है? रिकॉम्बिनेंट। हमारी जो थर्ड सेल है वो क्या है? रिकॉम्बिनेंट। ओनली दिस सेल इज रिकॉम्बिनेंट। सी, जिसने आरडीएनए पिक किया रिकॉम्बिनेंट, जिसने फॉरेन डीएनए पिक किया ट्रांसफॉर्मेंट। जितनी भी ये जिसने भी फॉरेन डीएनए पिक किया सब ट्रांसफॉर्मेंट है। दिस इज ट्रांसफॉर्मेंट, दिस इज ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन जिसने आरडीएनए पिक किया वो क्या है? रिकॉम्बिनेंट। अब आप ये सोचिए कि आप खुद ही एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हैं जहां पर आपको एक ऐसी ई कोलाई चाहिए जिसमें इंसुलिन जीन हो, राइट। तो आपने क्या किया? वेक्टर डीएनए लिया PBR322। देखो पीछे जो हम पढ़ चुके हैं जस्ट उसको रिपीट करके माइंड में स्टोरी क्रिएट करनी है। आपने क्या लिया? इंसुलिन जीन लिया। आपने इंसुलिन जीन लिया और साथ में क्या लिया? PBR322। दोनों को किससे ट्रीट किया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से, फिर जोड़ दिया लाइगेज से, और अब आपके पास क्या आ गया है? ये आर प्लाज्मिड। इसको हम क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्लियर? अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे? सेल में, बैक्टीरियल सेल में, ह्यूमन सेल में, ईस्ट सेल में। इसके लिए भी 4 डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जीन गन है, इलेक्ट्रोपोरेशन है, केमिकल मेथड है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स आर देयर। अब होगा क्या? जब आपने इंसुलिन और ये जो वेक्टर डीएनए है इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से ट्रीट किया, जरूरी नहीं है कि सारे प्लाज्मिड डीएनए आर प्लाज्मिड में चेंज हो गए, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंड से कट लगने पर, हमने पीछे अगर ध्यान हो तो स्टिकी एंड्स क्रिएट होते हैं,
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार इंसुलिन जीन बीच में आकर अटैच होगा और तब वो जुड़ेंगे, नो, वो अपने आप भी आपस में जुड़ सकते हैं। तो इस प्रोसेस के जो सक्सेस रेट है दैट इज़ वेरी वेरी लो। बहुत सारे प्लाज्मिड अभी भी नेटिव प्लाज्मिड ही रहेंगे एज सच जैसे पहले थे, लेकिन कुछ प्लाज्मिड किस में कन्वर्ट हो गए हैं, आर प्लाज्मिड में। पहला पॉइंट क्लियर, सारे प्लाज्मिड आर प्लाज्मिड में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, इस प्लाज्मिड को होस्ट सेल में ट्रांसफर करना। इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम है, लगभग 1000 में से एक ही बैक्टीरियल सेल प्लाज्मिड को पिक करती है। सारे प्लाज्मिड आर प्लाज्मिड नहीं होंगे और सारी सेल प्लाज्मिड को पिक नहीं करेगी। अब रिजल्ट आपके सामने देखो, अपने पास 3 तरह की सेल होंगी, एक जिसने कोई प्लाज्मिड पिक नहीं किया, एक जिसने नॉर्मल प्लाज्मिड पिक किया, और एक जिसने आर प्लाज्मिड पिक किया। अब जो डिस्क्रिप्शन लिखा है वो आप समझ सकते हैं, इसने ना तो वेक्टर डीएनए लिया ना फॉरेन डीएनए लिया, इसने सिर्फ वेक्टर डीएनए लिया जो PBr322 है वो लिया, और इसने rDNA लिया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब देखो PBr322 के पास किसके लिए रेस्ट्रिक्शन, किसके लिए रेजिस्टेंसी है, एम्पीसिलिन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन के लिए। अगर एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे इन बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो इसकी तो डेथ हो जाएगी। सी द यूज ऑफ एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, यहाँ पर ये जीन सेलेक्टेबल मार्कर का काम कर रहे हैं। जिस बैक्टीरिया ने फॉरेन डीएनए पिक किया वो किसके लिए रेजिस्टेंसी शो करेगा, या तो एमपी के लिए या टेट्रा के लिए या दोनों के लिए। जैसे जो आर प्लाज्मिड है, थोड़ा सा याद नहीं हो पाया होगा, कोई बात नहीं, फिर दोबारा से देखते। जैसे पीछे हमने बात की PBr322 के पास दो रेजिस्टेंसी जीन हैं, एमपी एंड टेट्रा। अगर इस सेल ने नॉर्मल प्लाज्मिड पिक किया है तो ये दोनों के लिए रेजिस्टेंसी शो करेगी, एम्पीसिलिन के लिए भी और टेट्रासाइक्लिन के लिए भी। लेकिन अगर इसने rDNA पिक किया है तो ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने फॉरेन डीएनए को कहाँ इंसर्ट किया। अगर हमने फॉरेन डीएनए को टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में इंसर्ट किया तो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंसी चली जाएगी, लेकिन अगर हमने फॉरेन डीएनए को एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में इंट्रोड्यूस किया तो एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंसी लॉस्ट हो जाएगी। समझ आ रहा है? इसीलिए हमने क्या कहा था कि क्लोनिंग वेक्टर में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हैं, जिसमें से दोनों में से किसी एक में हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करेंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि बैक्टीरिया ने नॉर्मल वेक्टर पिक किया है या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। आगे की स्लाइड में हम इसको फिर लेंगे अलग तरीके से। सो यहाँ पर देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो पॉइंट्स मेरे माइंड में थे कि ये क्लियर हो जाने चाहिए स्लाइड को सुनने के बाद। सबसे पहले जब हमने rDNA कंस्ट्रक्ट किया तो जरूरी नहीं है कि सारे नॉर्मल प्लाज्मिड आर प्लाज्मिड में कन्वर्ट हो, और दूसरा जब हमने प्लाज्मिड को होस्ट में इंट्रोड्यूस किया तो जरूरी नहीं है कि सारी सेल प्लाज्मिड को पिक करेंगी, और अगर पिक भी करेंगी तो 2 तरह के करेंगी, एक नॉर्मल प्लाज्मिड जिसमें कोई फॉरेन डीएनए नहीं है और एक आर प्लाज्मिड। सो अपने पास 3 तरह की बैक्टीरियल सेल हैं। अब आपको वर्ड लर्न करने हैं, ट्रांसफॉर्मेंट जिसने फॉरेन डीएनए लिया। देखो ये प्लाज्मिड भी इस बैक्टीरिया के लिए फॉरेन है, आप इसे फॉरेन जीन मत कहिए, ये फॉरेन जीन तो इस प्लाज्मिड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इस बैक्टीरिया के पास पहले से प्लाज्मिड नहीं है, तो अगर ये प्लाज्मिड भी आता है तो ये इसके लिए फॉरेन है। अगर बैक्टीरियल सेल ने डीएनए पिक किया, चाहे वो नॉर्मल प्लाज्मिड हो चाहे rDNA हो, तो उसको तो हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसने कोई डीएनए पिक नहीं किया उसे कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कैसे पता चलेगा? देखो पहले तो हम वर्ड देखते, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिसने डीएनए लिया ट्रांसफॉर्मेंट, नहीं लिया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कैसे पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं है? जो ट्रांसफॉर्मेंट है उनके पास कम से कम एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा, जबकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी नहीं है, बिकॉज इसने वो डीएनए पिक नहीं किया।
अब यहाँ से एक चीज और इम्पॉर्टेंट है जो आपको समझनी है कि वेक्टर हम वो यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ PBr 322 लिया, PBr 322 में हमने कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिए, एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। जरूरी है कि नॉर्मल बैक्टीरिया में एम्पी और टेट्रा के लिए रेजिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। ये नॉर्मल बैक्टीरिया है, इसमें ना एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंसी है ना टेट्रासाइक्लिन के लिए। लेकिन बेटा अगर पिक करने के बाद अगर इसमें आ गई है रेजिस्टेंसी, कैसे पता चलेगा, उस मीडियम पे ग्रो करके देखेंगे। अगर कुछ बैक्टीरिया एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो कर पा रहे हैं, इट मीन्स उन्होंने वो डीएनए पिक किया है। अब हमें ये नहीं मालूम कि उन्होंने आरडीएनए किया है या नॉर्मल प्लाज्मिड किया है, राइट। इस पॉइंट को अभी देखते हैं, फिर से देखते हैं क्या बताया है, क्योंकि यही वाला पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है, यहाँ पर समझ आने के बाद इजी लगेगा। जिसने डीएनए पिक किया, ट्रांसफॉर्मेंट नहीं किया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी नहीं रहेगी। कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी, जो प्लाज्मिड पिक करने के बाद आई है। जैसे PBr 322 में एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंसी जीन है, तो अगर ये प्रोसेस हमने PBr 322 के साथ किया है तो जो ट्रांसफॉर्मेंट है उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी आ जाएगी, या तो एमपी के लिए, टेट्रा के लिए, या दोनों के लिए। इसमें किसी के लिए भी नहीं है। तो जिसने डीएनए पिक नहीं किया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिसने डीएनए पिक किया, ट्रांसफॉर्मेंट। अब ट्रांसफॉर्मेंट भी दो टाइप की हैं। जिसने नॉर्मल प्लाज्मिड पिक किया, मीन सिर्फ वेक्टर डीएनए ही पिक किया, दैट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब हम नया वर्ड दे रहे हैं। जिसने आरडीएनए पिक किया, रिकॉम्बिनेंट। बेटर है यहाँ से लर्न करो, रिकॉम्बिनेंट जिसने आरडीएनए पिक किया, और जिसने आरडीएनए पिक नहीं किया वो सारी नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ट्रांसफॉर्मेंट जिसने डीएनए पिक किया। अब आप ये देखो, ये कैसी है, ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। सारी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट हैं, यस, सब रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, बट सब ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट दो तरह की है। जिन्होंने आरडीएनए पिक किया वो भी ट्रांसफॉर्मेंट है, जिन्होंने वेक्टर डीएनए पिक किया वो भी ट्रांसफॉर्मेंट है। सो ये तो है हमारी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये है हमारी ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेंट। और हमें कौन सा चाहिए? अगर हमें इंसुलिन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना है तो हम कौन सी इकोलाई को कल्चर करना चाहेंगे? इसे नहीं, इसे भी नहीं, इसे, यस। तो हमारा मेन पर्पज रहेगा कि हमें ये पता लगाना है कि रिकॉम्बिनेंट कौन है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है। नाउ अब आपके लिए समझना इजी होगा। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक। पिछले 2 स्लाइड्स में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है, जस्ट इन आगे की 2 स्लाइड को आप इजीली समझ पाएँ। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर? सबसे पहली चीज जो क्लोनिंग वेक्टर में होनी चाहिए, दैट इज ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। साथ में जो ओराई है, दिट्स ऑल्सो कंट्रोल मल्टीपल कॉपी नंबर। कुछ ओराई मल्टीपल कॉपी नंबर को सपोर्ट करती हैं। तो हमें इस तरीके से क्लोनिंग वेक्टर को डिजाइन करना है कि जो कॉपी नंबर है फॉरेन डीएनए का, प्लाज्मिड का, क्लोनिंग वेक्टर का, वो ज्यादा हो। सेकंड फीचर इज सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर ये बताने में हेल्प करेंगे कि सेल ने डीएनए पिक किया है या नहीं किया है, ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं है। दूसरा, जैसे अब हमने बात की सेलेक्टेबल मार्कर, ये पता लगाने में हेल्प करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं है। सेलेक्टेबल मार्कर होते कौन है? जीन विच कोड फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जीन विच कोड फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, जीन विच कोड फॉर एम्पीसिलिन, क्लोरमफेनिकोल, कैनामाइसिन। रेजिस्टेंसी किसका काम करेंगे? सेलेक्टेबल मार्कर का। नेचुरल इकोलाई में इन एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंसी नहीं है।
ये पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। नेचुरल इकोलाई में टेट्रासाइक्लिन, एम्पीसिलिन, क्लोरमफेनिकोल, कैनामाइसिन के लिए रेजिस्टेंसी नहीं है। अब नेचुरली नहीं है, अगर आ जाती है इट मीन्स दे हैव पिक्ड फॉरेन डीएनए, इट मीन्स नाउ दे हैव बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। सो सेलेक्टेबल मार्कर कौन है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या काम है? दे हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड कल्चर मीडियम में सिर्फ किसको ग्रो करने देंगी? ट्रांसफॉर्मेंट को। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उनकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डेथ। क्लोनिंग साइट वो साइट है जहां पर हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करेंगे। किसी भी वेक्टर डीएनए में कम से कम क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, और एक ही हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर एक से ज़्यादा क्लोनिंग साइट होंगी तो जो प्लाज्मिड डीएनए है वो एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में कट हो जाएगा, एंड दिस विल कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस ऑफ rDNA फॉर्मेशन। जैसे अगर हम बात करें, ये जो अपना PBr322 है, अगर इसमें BAMH1 के लिए 3 साइट हो तो ये गुड क्लोनिंग साइट नहीं होगी। क्यों? BAMH1 से ट्रीट करने पर यहाँ से भी कट करेगा, सपोज यहाँ भी साइट है, यहाँ से कट करेगा, एक साइट यहाँ है, यहाँ से कट करेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से कट हुआ और फॉरेन डीएनए कहाँ लाइगेट हुआ, और बाद में तीनों सेगमेंट्स आपस में जुड़े या नहीं जुड़े। सो वेक्टर डीएनए में कम से कम क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, एक हो तो ज़्यादा बेटर है। क्लोनिंग साइट क्या है? दीज आर द साइट, दीज आर द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। दूसरा, क्लोनिंग साइट अगर PBr322 की बात करें तो क्लोनिंग साइट क्या रहेगी? जीन विच कोड फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एक और एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जीन विच कोड फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। सो दो तरह की क्लोनिंग साइट हैं अलग अलग तरह के वेक्टर में। आज जो वेक्टर हम पढ़ने वाले हैं PBr322, उसमें क्लोनिंग साइट क्या है? जीन विच कोड फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब हम उस लाइन पर आते हैं जो हमने पीछे बोली। कौन सी लाइन? फॉरेन डीएनए को हम दोनों में से किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में इंसर्ट करेंगे। फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड, लाइगेटेड विद इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। और इसी को समझने की कोशिश करेंगे। पीछे हमने थोड़ा एक बैकग्राउंड क्रिएट किया था इस टॉपिक को समझाने के लिए। आई होप इट विल हेल्प यू। ये देखिए, ये है PBr322 जिसमें ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ये एम्पीसिलिन के लिए है, दिस इज फॉर टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पर हम rDNA कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम BAMH1। BAMH1 इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, आपको याद होना चाहिए। इसकी कटिंग साइट PBr322 में कहाँ है? यहाँ है। यानी कि अगर फॉरेन डीएनए लाइगेट होगा तो वो कौन से रीजन में होगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में। ये देखिए, ये फॉरेन डीएनए है और ये देखो दिस इज rDNA। कौन सा डीएनए है? rDNA। और इस rDNA में किसके लिए रेजिस्टेंसी नहीं रही? टेट्रासाइक्लिन के लिए। याद आया? पीछे हमने PBr322 डायग्राम में बताया, अगर BAMH1 से साल N1 से ट्रीट करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंसी चली जाएगी, लेकिन अगर PBU1 या PST1 से ट्रीट करेंगे तो फॉरेन डीएनए कहाँ इंसर्ट होगा? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में। और किसके लिए रेजिस्टेंसी चली जाएगी? एम्पीसिलिन के लिए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि दोनों में से किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में फॉरेन डीएनए की लाइगेशन हो। तो ये हमारा R प्लाज्मिड है, और ये देखो ये नॉर्मल प्लाज्मिड है जिसके लिए MP के लिए भी रेजिस्टेंसी और टेट्रा के लिए। अब जब हमने प्रोसेस किया, अब हम क्या करेंगे कि अब इन वेक्टर्स को हम किस में इंट्रोड्यूस करेंगे? ई कोलाई में। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर ई कोलाई इसे पिक करती है तो उसमें किसके लिए रेजिस्टेंसी आएगी? एम्पीसिलिन एज वेल एज
टेट्रासाइक्लिन के लिए। लेकिन अगर ई कोलाई इसे पिक करती है तो उसमें किसके लिए रेजिस्टेंसी आएगी? एम्पीसिलिन के लिए, टेट्रा के लिए नहीं आएगी। यहाँ तक हमने पहले भी पढ़ा है। अब फिर देखेंगे इससे आगे हम क्या समझेंगे, और यहाँ से आप समझ पाएंगे कि क्यों हमने ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन चुना है डीएनए को इंसर्ट करने के लिए। नॉर्मल ई कोलाई में एमपीएन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंसी नहीं है। इस ई कोलाई में जिसने ये डीएनए पिक किया है, इसमें एमपी के लिए भी रेजिस्टेंसी है, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंसी है। इट मीन्स इसने फॉरेन डीएनए तो पिक किया है, लेकिन ये जो फॉरेन डीएनए है वो क्या है? वो PBR322 है। और इसमें देखो, इस बैक्टीरिया में एमपी के लिए रेजिस्टेंसी है, इसका मतलब इसने PBR322 पिक किया। टेट्रा के लिए नहीं है, इसका मतलब इसने आरडीएनए पिक किया। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। एमपी के लिए रेजिस्टेंसी है, पहले नहीं थी, अब आ गई। इसका मतलब प्लाज्मिड पिक तो किया है, लेकिन इसने टेट्रा के लिए रेजिस्टेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब इसने आर प्लाज्मिड पिक किया है। तो यहाँ समझ आया 2 जीन लेने का फायदा। इन दोनों जीन में से एक जीन ये बताएगा कि वो बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और दूसरा ये बताएगा कि वो रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है। अब देखो, एमपी के लिए रेजिस्टेंसी है, नया करेक्टर आया है, ट्रांसफॉर्मेंट है। एमपी के लिए है, टेट्रा के लिए नहीं है। कहाँ चली गई? बिकॉज फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो गया। तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो गया है ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, वो ये बताने में हेल्प करेगा कि वो रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो हमारे इस एग्जाम्पल में एम्पीसिलिन की वजह से पता चल रहा है दिस इज ट्रांसफॉर्मेंट, और टेट्रासाइक्लिन की वजह से पता चल रहा है दिस इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब कैसे पता चलेगा? इन बैक्टीरियल सेल को हम अलग अलग कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे। जो बैक्टीरियल सेल एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन किसी पर भी ग्रो नहीं कर पाएंगी, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ऑटोमेटिकली किल हो जाएंगी। अब जो एम्पीसिलिन पर ग्रो कर रही हैं, ये भी करेगा, ये भी करेंगी। तो हमें इन दोनों में से कौन सी चाहिए? हमें ये वाली चाहिए। ये वाली सेल कौन से मीडियम पर ग्रो करेंगी? एम्पीसिलिन पर, लेकिन कौन से पे नहीं कर पाएंगी? टेट्रासाइक्लिन पे। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हमें इन दोनों में से कौन सी सेल चाहिए? ये वाली। लेकिन ये वाली तो टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव है, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो ही नहीं कर पाएंगी। और फर्दर कल्चर करने के लिए हमें कौन सी सेल चाहिए? ये वाली सेल चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? हम सीधा कल्चर पे टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो जितना भी हमने एफर्ट किया था सब वेस्ट चला जाएगा। फिर से देखते हैं क्या कहा है, क्योंकि ये एक ही टॉपिक है ऐसा जो थोड़ा टिपिकल है। ये देखिए, PBR322 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। वेक्टर डीएनए को हमने ट्रीट किया BAMH1 साइड से, फॉरेन डीएनए को भी ट्रीट किया BAMH1 साइड से, और ये हमारा बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंसी नहीं है, बिकॉज जो फॉरेन डीएनए है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में इंसर्ट हो गया है। जो नॉर्मल प्लाज्मिड होगा उसमें अभी भी दोनों के लिए रेजिस्टेंसी बराबर बनी हुई है। अब हम कोशिश करेंगे इन सेल को होस्ट सेल में ट्रांसफर कर, इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने की। हमने पीछे कहा ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1000 में से सिर्फ 1 है। तो बहुत सारी ऐसी बैक्टीरियल सेल होंगे जिसने कोई भी प्लाज्मिड पिक नहीं किया। तो जिन्होंने प्लाज्मिड पिक नहीं किया उन्हें तो हम कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कुछ ऐसी बैक्टीरियल सेल होंगी जो एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कर पा रही हैं, इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेंट है। और उसमें भी 2 तरह की होंगी। देखो, इसमें भी एमपी के लिए रेजिस्टेंसी है, इसमें भी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम चेक करेंगे कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंसी कहाँ नहीं है, क्योंकि ये ही हमारे काम की है। क्योंकि हमें ये मालूम है कि इन सेल ने कैसा डीएनए पिक किया है, आरडीएनए। 2 जीन का फायदा क्या है? एक जीन ये बताएगा कि वो ट्रांसफॉर्मेंट है, उसने फॉरेन डीएनए पिक किया है। अर्लियर ई कोलाई वाज नॉट हैविंग रेजिस्टेंसी फॉर एमपी एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन। किसके लिए आ गई?
एमपी के लिए, इसका मतलब पीबीआर पिक किया, फिर टेट्रा के लिए चली गई, क्यों? इसका मतलब BAM-H1 साइट पर कौन इंसर्ट हो गया? फॉरेन डीएनए। और थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इससे जस्ट रिवर्स एग्जांपल हम ले सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा प्लाज्मिड है, ये एमपी जीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। अब मैं क्या करती हूँ कि एंजाइम BAM-H1 की बजाय मैं क्या ले लेती हूँ? PVU1। क्या होगा? PVU1 से अगर हम इसको कट करेंगे तो फॉरेन डीएनए कहाँ इंसर्ट होगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में। किसके लिए रेजिस्टेंसी चली जाएगी? एमपी के लिए। किसके लिए अभी भी है? समझ आ रहा है? टेट्रासाइक्लिन के लिए। अब हम डालेंगे तो कुछ सेल तो कोई भी डीएनए पिक नहीं करेंगी, कुछ सेल वो डीएनए पिक करेंगी, ये वाला जिसमें एमपी के लिए भी है और टेट्रा के लिए भी है, और कुछ सेल आर प्लाज्मिड पिक करेंगी जिसमें किसके लिए रेजिस्टेंसी है? सिर्फ टेट्रा के लिए। ये देखो, सेम एक्सपेरिमेंट है लेकिन हमने एग्जाम्पल एंजाइम का डिफरेंट ले लिया है। सो देखो, ये कैसी है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये दोनों कैसी हैं? ट्रांसफॉर्मेंट। इसमें एमपी के लिए भी रेजिस्टेंसी है, टेट्रासाइक्लिन के लिए, इसका मतलब इसने नॉर्मल प्लाज्मिड पिक किया है, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है बट रिकॉम्बिनेंट नहीं है। इसमें टेट्रा के लिए रेजिस्टेंसी है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेंट है। एमपी के लिए नहीं है, क्यों? क्योंकि जो फॉरेन डीएनए वो कौन से जीन में इंसर्ट हो गया? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में। तो यहाँ पर दो जीन में से एक जीन ये बताएगा कि मैं ट्रांसफॉर्मेंट हूँ या नहीं, और दूसरा जीन जो इनएक्टिव हो गया है वो ये बताएगा कि मैं रिकॉम्बिनेंट हूँ और नॉन रिकॉम्बिनेंट नहीं हूँ। और लास्ट में हमारा पर्पज क्या रहेगा कि हमें कौन सी सेल को कल्चर करना? इन सेल को कल्चर करना, इनको जिनके पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे, 100% यू विल बी एबल टू कैच इट। थोड़ा सा टॉपिक को और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। क्या कहा हमने? ये देखिए, ये कल्चर मीडियम है जिसमें हमने बैक्टीरियल सेल को रखा और फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी। कुछ बैक्टीरियल सेल ने पिक किया, कुछ ने नहीं किया। सो ये एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है। एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर जब हमने रखा तो बेटा जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उनकी तो डेथ हो जाएगी, बिकॉज उन्होंने डीएनए पिक नहीं किया। लेकिन जिसने भी डीएनए पिक किया, चाहे वो आर डीएनए किया हो, चाहे वो नॉर्मल डीएनए किया हो, PBR 322 किया हो, दोनों में ही किसके लिए रेजिस्टेंसी है? एम्पिसिलिन। हम BAM-H1 वाला एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। अब अगर यहीं पर ही मैं ये पॉइंट कहना चाह रही थी, अब अगर हम इसी प्लेट पर ही टेट्रासाइक्लिन डाल देते हैं तो क्या होगा? जो बैक्टीरिया हैं, जो अपने रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हैं, वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रहे, हमें फर्दर कल्चर करने के लिए अपना जो प्रोडक्ट है, जो हम चाहते हैं प्रोड्यूस करना, उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें वो बैक्टीरियल सेल चाहिए जो एमपी के लिए रेजिस्टेंस हैं और टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंसी नहीं है। सो ये एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ट्रांसफॉर्मेंट है। इनमें दोनों तरह की बैक्टीरियल सेल हैं जिन्होंने नॉर्मल डीएनए पिक किया है एज वेल एज आर डीएनए पिक किया है। अब हम करेंगे रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। ये हमारी मास्टर प्लेट है। क्या करेंगे? एक वुडन ब्लॉक लेकर इसके ऊपर प्रेस करेंगे। इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि कॉलोनी में से ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर एक्चुअली बैक्टीरियल कॉलोनी। सिंगल बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है। जब हमने इस वुडन ब्लॉक को इस मास्टर प्लेट पर रखा तो यहाँ से कुछ कुछ सेल्स इसके साथ चिपक जाएंगी और उसको फिर हम कहाँ रखेंगे? टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर। कहाँ रखेंगे? टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर।
अब क्या होगा, जो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है उनकी तो डेथ हो जाएगी, लेकिन जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है उनकी वो ग्रो करती रहेंगी। अब क्या होगा, जब हम इनको ग्रो करेंगे तो ये हमारी रेप्लिका प्लेट है, देखो ये मास्टर प्लेट है, ये रेप्लिका प्लेट है। रेप्लिका प्लेट से लोकेशन ट्रेस करेंगे कि ये वाली जो कॉलोनी है, दिस वन, ये वाली जो कॉलोनी है ये कैसी थी बेटा, सोचकर देखो, ये कैसी है, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव, देखो इनकी डेथ हो गई है। इसी तरह ये जो है, अगर हम देखें ये वाला, ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है। इसी तरह यहाँ पर एक है, तो ये भी, ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है। तो रेप्लिका प्लेट पर जो भी कॉलोनीज हैं उनकी पोजीशन को हम सुपर इम्पोज करेंगे मास्टर प्लेट पर और देखेंगे कौन सी कॉलोनी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाई। जिस कॉलोनी की डेथ हो गई है वो ही हमारे काम की है। अगर हम सीधा यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन डालते तो सभी बैक्टीरियल कॉलोनी की क्या हो जाती, डेथ। एक्चुअली जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ये इस एंटीबायोटिक का काम क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड विद टीआरएनए। तो टीआरएनए की जो बाइंडिंग है 30th सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ उसको अटैच नहीं करने देती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। और एम्पिसिलिन जो है उसका काम करने का तरीका डिफरेंट है, वो सेल वॉल फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है, तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया नॉट एबल टू सर्वाइव। फिर देखेंगे क्या कहा है, जो ट्रांसफॉर्मेंट है उनमें दोनों के लिए रेजिस्टेंसी है, एमपी एज वेल एज टेट्रा। रिकॉम्बिनेंट में एमपी के लिए रेजिस्टेंसी है, टेट्रा के लिए नहीं है। तो हमें पता लगाना है इस कॉलोनी में कौन से बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है। सीधे डालेंगे तो वो मर जाएंगे, पता लगा कर क्या करेंगे, वही हमें चाहिए आगे कल्चर करने के लिए। तो यहाँ पर हम करेंगे रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। वुडन ब्लॉक की हेल्प से हम इसका इम्प्रिंट लेंगे, छाप एक तरह की से, और एक नए जो है रेप्लिका प्लेट पर हम उसको रखेंगे। फिर उन बैक्टीरिया को हम कल्चर करने की कोशिश करेंगे। तो कौन से बैक्टीरिया कल्चर हो पाएंगे, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। और ध्यान रहे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। और यहाँ पर जो है ये वो कॉलोनीज हैं जो रिकॉम्बिनेंट है। देखिए ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है लेकिन टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है, और हमें चाहिए भी कौन सी थी, ये वाली, राइट। ये रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और ये भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। आपके एमपी एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन क्या होंगे, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से वी आर एबल टू नो विच वन इज रिकॉम्बिनेंट, विच वन इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो पहले तरह की क्लोनिंग साइट हमने पढ़ी है आज। कौन सी क्लोनिंग साइट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एक्ट एज क्लोनिंग साइट। लेकिन इस क्लोनिंग साइट का डिसएडवांटेज क्या होगा कि ये जो टॉपिक है, ये जो प्रोसेस है, दैट इज वेरी टीडियस, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत हेक्टिक है, और इसमें हमें बैक्टीरिया को अलग अलग कल्चर मीडियम पर ग्रो करके फिर पता लगाएंगे कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। और रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट भी अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है इसमें हमें सावधानी रखनी, क्योंकि जो वुडन ब्लॉक है, जो इम्प्रिंट्स है, जो पोजीशंस हैं, उनका हमें खास ध्यान रखना है। आपको रोटेट नहीं करना है, जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रखना है, ताकि आपको क्लियर जो है इंफॉर्मेशन मिले। जो इम्प्रिंट्स है, इसका जो यहाँ पे आप रेप्लिका डेवलप कर रहे हैं वो एग्जैक्टली इसके जैसी होनी चाहिए, ताकि आप पोजीशन ऑफ कॉलोनी को क्या कर सकें, मैच कर सके कि कौन सा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, कौन सा टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का। सो thank you for listening.